हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीस्टोन लाइफ साइंसेज। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहे थे और वहां पे मैंने आपको बताया कि यूकैरियोटिक क्रोमोसोम जो होता है उसमें एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है और कुछ प्रोटीन्स वहां पे इन्वॉल्व होती हैं जिसके थ्रू एक लॉन्ग लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए यूकैरियोटिक क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि पैकेजिंग ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इनटू द क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मैंने आपको यह भी बताया था कि जब हम टर्सरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो डीएनए डायरेक्टली क्रोमोसोम में कन्वर्ट नहीं हो जाता है, वहां पे डिफरेंट डिफरेंट लेवल के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। मतलब डीएनए से क्रोमोसोम के बनने की जो प्रोसेस है वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल से होकर के गुजरती है, डिफरेंट स्टेप्स पे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, और उन स्टेप्स के अकॉर्डिंग इस टर्सरी स्ट्रक्चर को 3 लेवल के ऑर्गेनाइजेशंस में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, एक को कहा जाता है फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या फर्स्ट लेवल ऑफ कॉम्पैक्शन, दूसरे को कहा जाता है सेकंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या सेकंड लेवल ऑफ कॉम्पैक्शन, तीसरे को कहा जाता है थर्ड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या थर्ड लेवल ऑफ कॉम्पैक्शन। ठीक है, अब इन तीनों लेवल्स की हम लोग स्टेप बाय स्टेप करके बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। फर्स्ट लेवल ऑफ क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन, क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट लेवल ऑफ क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फर्स्ट लेवल ऑफ क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन का रिजल्ट क्या होता है? जब डीएनए फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से पास हो जाता है तो रिजल्ट क्या होता है? वहां पे क्या होता है? वहां पे फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसोम होता है। क्या होता है? न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, कहानी यहीं से स्टार्ट करूंगा मैं। फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसोम, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक बार में सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसोम, फर्स्ट लेवल ऑफ क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हुआ फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसोम। अब पूरी कहानी यहीं पे है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसोम कैसे होगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से क्रोमोसोम या क्रोमैटिन बनने की जो प्रोसेस है वहां पे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है और कुछ प्रोटीन वहां पे इंटरेक्ट करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन में जो मेन रोल प्ले करने वाली प्रोटीन है वो है हिस्टोन प्रोटीन्स। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा? हिस्टोन प्रोटीन्स, हिस्टोन प्रोटीन्स प्रोटीन्स इंटरैक्ट विद डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बेसिकली। इंटरैक्ट भी कह सकते हैं या हम लोग कह सकते हैं बाइंड विद, उससे बाइंड कर जाती हैं, बाइंड विद डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड फॉर्म्स द simplest structure of eukaryotic chromosome called न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम कैसे बनेगा? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से सिंपली क्या होगा? हिस्टोन आकर के बाइंड कर जाएगा या डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से बाइंड कर जाएगा, न्यूक्लियोसोम। ठीक है, अब न्यूक्लियोसोम के बारे में इंपॉर्टेंट चीज यहां पे बताता हूं आपको। न्यूक्लियोसोम्स आर रिपीटिंग structural unit of eukaryotic chromosomes। यूकैरियोटिक क्रोमोसोम की स्ट्रक्चरल यूनिट कौन होता है? न्यूक्लियोसोम। इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखने वाली बात है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि न्यूक्लियोसोम बने किन चीजों के होते हैं। न्यूक्लियोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए wrapped around
ए हिस्टोन ऑक्टामर, आगे चल के बताऊंगा हिस्टोन ऑक्टामर क्या होता है। ए हिस्टोन ऑक्टामर, ठीक है, हिस्टोन ऑक्टामर से डबल स्टैंडर्ड डीएनए रैप्ड अराउंड हो जाता है। तो टोटल कहानी यही हुई, न्यूक्लियोसोम बनेगा कैसे? न्यूक्लियोसोम बनेगा डबल स्टैंडर्ड डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के इंटरेक्शन से, ठीक है। तो न्यूक्लियोसोम में क्या पाया जाएगा? डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाएगा, उसके साथ में हिस्टोन प्रोटीन पाई जाएगी, और वो भी ऑक्टामेरिक फॉर्म में पाई जाएगी। क्या करेगी आगे चल के इसके बारे में बताते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें हैं कुछ जो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा आपसे, वो तो न्यूक्लियोसोम में डबल स्टैंडर्ड डीएनए हिस्टोन ऑक्टामर के साथ बाइंड करता है, ठीक है। अब इसका रिजल्ट क्या होगा आप देखिए, मैंने आपको बताया था कि हिस्टोन्स आर बेसिक प्रोटीन्स, बेसिक प्रोटीन्स, बेसिक प्रोटीन्स बेसिक इन नेचर में होती हैं, बेसिक प्रोटीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाई कंटेंट ऑफ आर्जिनिन एंड लाइसिन, ठीक है। आर्जिनिन और लाइसिन की प्रेजेंस की वजह से ये बेसिक नेचर की होती है, ठीक है। और आर्जिनिन और लाइसिन इन दोनों पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। इसका मतलब हिस्टोन प्रोटीन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, हिस्टोन प्रोटीन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज हैं, ठीक। वहीं पे मैंने आपको बताया था कि जो डीएनए की बैकबोन होती है, डीएनए की जो बैकबोन होती है वहां पे फॉस्फेट्स होते हैं और शुगर होते हैं, और ये फॉस्फेट जो होता है इन पे बहुत सारे नेगेटिव चार्ज होते हैं, जिसकी वजह से डीएनए पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो डीएनए क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। हिस्टोन पॉजिटिवली चार्ज है, तो क्या होगा कि जब हिस्टोन इंटरैक्ट विद negatively charged DNA to form an uncharged न्यूक्लियोप्रोटीन। मैंने आपको बताया था, जब मैं आपको न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में बता रहा था, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के बारे में बता रहा था, तो मैंने वहां पे आपको बताया था कि जो शुगर फॉस्फेट की बैकबोन होती है डीएनए के स्ट्रक्चर में या न्यूक्लियोटाइड्स के स्ट्रक्चर में, वहां पे निगेटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से डीएनए पे क्या होता है? निगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। और इसीलिए जो हिस्टोन है, नेचर ने ऐसा बनाया हिस्टोन को, इसीलिए हिस्टोन्स जो हैं उनके पास पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड ज्यादा है, वहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा, तो पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज आपस में इंटरेक्ट करेंगे, और रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट होगा जो न्यूक्लियोप्रोटीन बनेगी, मतलब प्रोटीन और डीएनए का जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसको न्यूक्लियोप्रोटीन बोलेंगे, और वो जो न्यूक्लियोप्रोटीन होगी वो क्या होगी? वो अनचार्ज्ड होगी, उस पर कोई चार्ज नहीं होगा, मतलब कि न्यूट्रल होगी। तो डीएनए पे जो चार्ज था उसको न्यूट्रल कर दिया जाता है ताकि बहुत ज्यादा रिएक्टिविटी ना हो। इसका भी सिग्निफिकेंस हम लोग आगे चल के देखेंगे, ठीक है। तो ये तो बात रही न्यूक्लियोसोम के फॉर्मेशन की, न्यूक्लियोसोम में क्या क्या होता है और किस तरह से अनचार्ज न्यूक्लियोप्रोटीन बनती है। तो ये तो कहानी रही, कहानी रही एक सिंगल न्यूक्लियोसोम के बनने में। एक सिंगल न्यूक्लियोसोम में क्या क्या पाया जाएगा, ठीक है, सिंगल न्यूक्लियोसोम में। इसी तरह से बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स आपस में मिलते हैं और यूकेरियोटिक क्रोमोसोम बनाते हैं, ठीक है। जब बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स आपस में जुड़ने लग जाते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियोसोम, सपोज दैट कि ये हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन ऑक्टामर है, मैं राउंड शेप में बना रहा हूं हिस्टोन ऑक्टामर, ठीक है। ये हिस्टोन ऑक्टामर्स है, ठीक है, ये हिस्टोन ऑक्टामर है।
इन हिस्टोन ऑक्टामर्स से मैंने बताया कि आ करके कौन बाइंड करेगा, डीएनए। डीएनए इन पे रैप्ड अराउंड होगा। ठीक है, तो कैसे रैप्ड अराउंड होगा, कुछ इस तरीके से रैप्ड अराउंड होता है। ये डीएनए आ गया, ठीक है, ये डीएनए आ गया। इस सिंगल पूरे स्ट्रक्चर को, इस इतने स्ट्रक्चर को मैं क्या बोल रहा था, दिस स्ट्रक्चर इज न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम, ठीक है, ये सिंगल स्ट्रक्चर क्या है, न्यूक्लियोसोम है। ठीक है, लेकिन ऐसे अगर बहुत सारे न्यूक्लियोसोम आपस में आकर के जुड़ जाएंगे तो उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है पॉलीन्यूक्लियोसोम। पॉलीन्यूक्लियोसोम, ठीक है। तो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम में क्या होता है, इसी तरह के न्यूक्लियोसोम्स आपस में जुड़ करके ढेर सारे न्यूक्लियोसोम्स वहां पर बनते हैं, उनका फॉर्मेशन होता है और वो न्यूक्लियोसोम फर्दर कॉम्पैक्ट होकर क्या बनाते हैं, यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स बनाते हैं। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में जब पॉलीन्यूक्लियोसोम्स बनने लग जाते हैं, हिस्टोन आकर के जब न्यूक्लियोसोम से जुड़ने लग जाती है तो एक स्ट्रक्चर निकल करके सामने आता है, एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसको कहा जाता है, ये स्ट्रक्चर दिखता कैसा है, ये स्ट्रक्चर दिखता है ए पीरियोडिक बीड्स ऑन स्ट्रिंग। जैसे किसी रस्सी पे जगह जगह पे आपने गांठें बांध दी हो, किसी रस्सी पे जगह जगह पे आपने नॉट्स लगा दिए हो, गांठ बांध दी हो, तो उस तरीके का स्ट्रक्चर पीरियोडिक बीड्स ऑन द स्ट्रैंड जैसा स्ट्रक्चर दिखता है। ठीक है, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर दिखता है पॉलीन्यूक्लियोसोम का। जब वहां पे ढेर सारी हिस्टोन प्रोटीन्स आकर के डीएनए से जुड़ने लगती हैं तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसको पॉलीन्यूक्लियोसोम कहते हैं। और वो स्ट्रक्चर दिखता कैसा है, ए पीरियोडिक बीड्स ऑन स्ट्रिंग जैसा दिखता है, जैसे कोई रस्सी हो और उस पर जगह जगह पे आपने गांठ बांध दी हो, कुछ इस तरीके की। ठीक है, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखने लग जाता है वो। तो यूकैरियोटिक न्यूक्लियोसोम का ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही शुरू हो जाता है, मतलब न्यूक्लियोसोम के फॉर्मेशन के साथ ही शुरू हो जाता है। इसीलिए इसको कहते हैं फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोमल कॉम्पैक्शन। और इस कॉम्पैक्शन का रिजल्ट क्या होता है, मैंने बताया था आपको कि जो यूकैरियोटिक डीएनए होता है वो बहुत बड़ा होता है, लीनियर होता है। ठीक है, तो पहले ही लेवल के ऑर्गेनाइजेशन के बाद जो यूकैरियोटिक डीएनए की लेंथ होती है वो 10,000 फोल्ड डिक्रीज हो जाती है। कितनी डिक्रीज हो जाती है, 10,000 फोल्ड डिक्रीज हो जाती है। कब, फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद 10,000 फोल्ड डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम लोग बात करें डायमीटर की, एक न्यूक्लियोसोम की डायमीटर की, तो द डायमीटर ऑफ इंडिविजुअल न्यूक्लियोसोम इज 11 नैनोमीटर। 11 नैनोमीटर। पहले कहा जाता था कि 10 नैनोमीटर फाइबर है, लेकिन अब ये कहा जाता है कि ये 11 नैनोमीटर फाइबर है। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन में 11 दिखता है तो आप 11 मारेंगे, और अगर आपको 10 दिखता है तो आप 10 मारेंगे, दोनों दिखता है तो आप 11 मारेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी रिसेंटली जो है 11 नैनोमीटर फाइबर इसको कहा जाता है। ठीक है, ये तो बात रही डायमीटर की। अगर हाइट की बात करें, हाइट की अगर हम लोग बात करें, हाइट इज 5.5 नैनोमीटर। ठीक है, हाइट की अगर हम लोग बात करें तो 5.5 नैनोमीटर इसकी हाइट होती है। ठीक है, कहीं कहीं पे 6 nm भी लिखा रहता है, कहीं कहीं पे 6 nm भी लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन 5.5 इसकी हाइट होती है, ऐसा रिपोर्टेड है। बहुत सारी जगहों पे आपको बहुत कुछ लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन अगर आपको दोनों ऑप्शन मिलता है तो आप 5.5 ऑप्ट करके आएंगे, क्योंकि 5.5 नैनोमीटर जो न्यूक्लियोसोम होता है उसकी हाइट होती है। ठीक है, अगर शेप की अगर हम लोग बात करें तो ये सिलेंडर शेप का होता है, सिलेंडर शेप का होता है। ठीक है, तो ये तो मॉर्फोलॉजी की बात रही। इंडिविजुअल क्रोमोसोम का डायमीटर होगा 11 नैनोमीटर, हाइट होती है 5.5 नैनोमीटर, या फिर अगर आपको 6 नैनोमीटर मिलता है, 5.5 नहीं मिलता है तो 6 नैनोमीटर इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद शेप की बात करें तो ये सिलेंडर शेप का होता है। ठीक है, तो ये तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं किसके, न्यूक्लियोसोम्स के।
ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि हर एक न्यूक्लियोसोम में एक हिस्टोन ऑक्टामर होता है और उस ऑक्टामर पे डीएनए रैप्ड अराउंड होता है। तो थोड़ा सा हिस्टोन ऑक्टामर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, हिस्टोन ऑक्टामर के बारे में बात करते हैं, कैसे बना होगा। हिस्टोन ऑक्टामर कंपोज्ड ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच हिस्टोन्स। कौन सी हिस्टोन है? H2A, H2B, H3 एंड H4। तो हिस्टोन ऑक्टामर में कौन कौन सी हिस्टोन होगी? H2A होगी, H2B होगी, H3 होगी और H4 होगी। इसके अलावा कोई नहीं होगी ऑक्टामर में। एंड ईच ऑक्टामर इज अ बैरल शेप्ड स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसा होगा? बैरल शेप्ड का होगा। उसके बाद ईच ऑक्टामर कंपोज्ड ऑफ ए टेट्रामर। टेट्रामर, और उस टेट्रामर में क्या होगा? कंसिस्टिंग H3 डाइमर, H4 डाइमर। ठीक है, इस फॉर्मेट में रहेगा H32 फिर H42 और विद उसके साथ में क्या होगा? उसके साथ में H2A और H2B होगा। ठीक है, और उसका भी क्या होगा? एक टेट्रामर होगा। ठीक है, तो इस तरह से दोनों ही टेट्रामर आपस में जुड़ करके क्या बनाते हैं? हिस्टोन ऑक्टामर बनाते हैं। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि डीएनए का हिस्टोन से जुड़ना ये 2 स्टेप प्रोसेस होती है। पहले स्टेप में क्या होता है? पहले स्टेप में ये वाला टेट्रामर H3 और H4 वाला टेट्रामर आता है फर्स्ट स्टेप में, सबसे पहले आकर के बाइंड करता है फर्स्ट स्टेप में। और सेकंड स्टेप में क्या होता है? ये वाला आकर के बाइंड करता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले H3 और H4 वाला जो टेट्रामर है वो बाइंड करता है। उसके बाद H2A और H2B जो टेट्रामर बनाता है वो बाइंड करता है। तो कुछ इस तरीके से हिस्टोन ऑक्टामर से डीएनए का इंटरेक्शन होता है और न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन होता है। हिस्टोन प्रोटीन्स की बात करें तो हिस्टोन प्रोटीन्स को जब देखा जाता है, हिस्टोन प्रोटीन्स में 2 डिफाइंड रीजन्स पाए जाते हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स में 2 डिफाइंड रीजन होते हैं जो आपको देखने को मिलेंगे हिस्टोन प्रोटीन में। पहले को कहा जाता है हिस्टोन फोल्ड डोमेन। क्या कहा जाता है? हिस्टोन फोल्ड डोमेन। ठीक है, हिस्टोन फोल्ड डोमेन, या इसको ग्लोब्यूलर कोर भी कहते हैं। ग्लोब्यूलर कोर रीजन भी बोलते हैं। और इसी ग्लोब्यूलर कोर रीजन से डीएनए आकर के इंटरेक्ट करता है, डीएनए यहीं से बाइंड करता है। और दूसरा होता है एक फ्लेक्सिबल एंड टर्मिनल टेल्स। ठीक है, तो थोड़ा सा एंड टर्मिनल टेल के बारे में बात करें। इसका फंक्शन तो आपको पता है, यहां से डीएनए इंटरेक्ट करता है। इसका डीएनए के इंटरेक्शन में कोई रोल नहीं होता। टेल्स का हिस्टोन के साथ डीएनए के इंटरेक्शन में कोई रोल नहीं होता है, बल्कि ये क्या करते हैं? ये कोवैलेंट मॉडिफिकेशन के थ्रू क्रोमैटिन के फंक्शन को, या हम कहें तो न्यूक्लियोसोम्स के फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या होता है? जो एंड टर्मिनल टेल्स होती हैं उनका अगर पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन किया जाए तो क्या होता है? जो इंडिविजुअल न्यूक्लियोसोम या फिर पूरे क्रोमैटिन का जो फंक्शन होता है वो रेगुलेट होता है, वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एंड टर्मिनल टेल के कोवैलेंट मॉडिफिकेशन से क्या क्या चीजें होती हैं, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। जब मैं आपको डीएनए के डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा था तो मैंने वहां पे आपको बताया था कि जब डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है तो वहां पे एक मेजर ग्रुप बनता है और एक माइनर ग्रुप बनता है। ठीक है, तो ये हिस्टोन प्रोटीन्स जो होती हैं, हिस्टोन्स बाइंड्स with DNA एट माइनर ग्रुप। जो माइनर ग्रुप वाला रीजन होता है वहां से बाइंड करती है। ठीक है, हिस्टोन और डीएनए आपस में कहां बाइंड करेंगे? डीएनए के माइनर ग्रुप वाले पोर्शन से बाइंड करेंगे। तो मेजर ग्रुप का क्या होगा? मेजर ग्रुप इज फ्री टू इंटरैक्ट with other proteins involved in gene regulation and other genetic processes ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। माइनर ग्रुप से हिस्टोन कहां से बाइंड करती है? माइनर ग्रुप से बाइंड करती है। क्वेश्चन आपसे बी सेक्शन में पूछा जा सकता है। ठीक है, द न्यूक्लियोसोम
core is consist of 147 bases, कहीं कहीं 146 भी लिखा रहता है, 147 बेस पेयर ऑफ DNA having 1.75 turn on the histone. मतलब जब डीएनए हिस्टोन से बाइंड करता है तो क्या होता है, ये जो कोर हिस्टोन है, ठीक है, ये जो कोर न्यूक्लियोसोम है, इस कोर न्यूक्लियोसोम में जो बेस पेयर्स पाए जाएंगे, मतलब इतने पोर्शन में जो बेस पेयर पाए जाएंगे, यहाँ पे कितने बेस पेयर हैं टोटल, यहाँ पे टोटल बेस पेयर जो डीएनए इस इतने रीजन में जो डीएनए का टोटल बेस पेयर होगा वो होगा 147 बेस पेयर, ठीक है। और ये कितनी बार रैप हो रहा है डीएनए पे, उसका जो टर्न है उस टर्न का काउंट बताया जाता है 1.75 टर्न से लेता है, कहीं कहीं पे लिखा रहता है 1.66 टर्न भी लेता है, बट रिसेंटली अभी ये बताया गया है कि 1.75 टर्न ये लेता है एक बार में जब यहाँ से रैप अराउंड होता है। तो द एसोसिएशन ऑफ डीएनए and histone are largely mediated by hydrogen bonding, ठीक है। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स formed between किसके बीच में बनेगा, प्रोटीन एंड ऑक्सीजन एटम ऑफ फास्फोडाइस्टर बैकबोन, ठीक है। तो ये तो बात रही कि किस तरह से एसोसिएशन होता है, कौन सी बॉन्डिंग, कौन सा फोर्स वहां पे काम करता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, लार्जली रिस्पॉन्सिबल है, मोस्ट प्रोमिनेंटली रिस्पॉन्सिबल कौन है, वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी कहां पे, प्रोटीन और ऑक्सीजन ऑफ फास्फोडाइस्टर बैकबोन के बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी और ये जो इंटरेक्शन है वो क्या होगा, स्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ी सी बात करते हैं पॉलीन्यूक्लियोसोम्स की, ठीक है। अगर हम लोग बात करें पॉलीन्यूक्लियोसोम्स की, तो पॉलीन्यूक्लियोसोम जब बनते हैं तो बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स आपस में जुड़ते हैं, ठीक है। कैसे होगा, पॉलीन्यूक्लियोसोम्स के फॉर्मेशन की अगर हम लोग बात करें, सपोज दैट ये हिस्टोन ऑक्टामर है, ठीक है, ये क्या है, ये हिस्टोन ऑक्टामर है, ठीक है। और अब पॉलीन्यूक्लियो, इसी तरह से बहुत सारे हिस्टोन ऑक्टामर हैं और पॉलीन्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ पे डीएनए आएगा और बाइंड करना शुरू करेगा, ठीक है। अब ये इस तरह से कुछ डीएनए यहाँ पे बाइंड करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो ये क्या बना, ये बनता है पॉलीन्यूक्लियोसोम, ये होता है पॉलीन्यूक्लियोसोम, ठीक है। अब यहाँ पे आप पॉलीन्यूक्लियोसोम के बीच बीच में देख रहे हैं, यहाँ पे आपको डीएनए दिख रहा होगा, डीएनए के कुछ यहाँ पे आप कुछ डीएनए का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, जो न्यूक्लियोसोम के बाहर वाला डीएनए है, जो दो न्यूक्लियोसोम्स को आपस में जोड़ रहा है, ठीक है। ये वाला डीएनए, ये वाला जो पोर्शन है डीएनए का जो बाहर निकला हुआ है, ये डीएनए का पोर्शन क्या कर रहा है, ये एक न्यूक्लियोसोम है, ये एक न्यूक्लियोसोम है, दोनों न्यूक्लियोसोम्स को जोड़ रहा है, ठीक है। इस डीएनए को बोलते हैं लिंकर डीएनए। लिंकर डीएनए क्या करता है, लिंकर डीएनए पोर्शन दो न्यूक्लियोसोम्स को आपस में जोड़ता है और पॉलीन्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन करता है, इसको कहते हैं लिंकर डीएनए, ठीक है। ये क्या है, लिंकर डीएनए। बात रही लिंकर डीएनए की, लिंकर डीएनए ने क्या किया, दो न्यूक्लियोसोम्स को आपस में जोड़ दिया। अब ये न्यूक्लियोसोम तो आपस में जुड़ गए हैं, लेकिन ये जो रैपिंग है इसको लॉक कौन करेगा, इसको लॉक करती है हिस्टोन H1। अभी तक मैंने आपको H2A, H2B, H3 और H4 का ही फंक्शन बताया है, H1 का फंक्शन नहीं बताया। तो H1 का फंक्शन क्या होता है, ये क्या करती है, जो कॉम्पैक्शन हो रहा है उसको प्लेस पे लॉक करने का काम करती हैं,
ठीक है, किनारों पे, न्यूक्लियोसोम्स के किनारों पे ये लग जाती हैं और जो रैपिंग हुई है उसको लॉक करने का काम करती हैं। इनको कहा जाता है लिंकर हिस्टोन्स। लिंकर हिस्टोन्स। लिंकर हिस्टोन कौन होती है? हिस्टोन H1, ठीक है, H1 आकर के लॉक करने का काम करती है, इसको कहते हैं लिंकर हिस्टोन। ठीक है, तो ये पॉलीन्यूक्लियोसोम में ये चीजें पाई जाती हैं। अब अगर हम लोग बात करें इस इतने पोर्शन की, ठीक है, जिसमें हिस्टोन H1 भी है और एक न्यूक्लियोसोम भी है, ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है क्रोमैटोसोम। क्रोमैटोसोम, ठीक। न्यूक्लियोसोम क्या है? डीएनए है और हिस्टोन ऑक्टामर है, तो क्या है? न्यूक्लियोसोम। लेकिन अगर वहां से लिंकर हिस्टोन भी आकर के जुड़ गया, मतलब हिस्टोन H1 भी आकर के जुड़ गया, तो उसको कहा जाता है क्रोमैटोसोम। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? क्रोमैटोसोम। ठीक है, तो ये तो बात रही लिंकर डीएनए की, लिंकर हिस्टोन की और क्रोमैटोसोम की। ठीक है, अब यहां पे क्या होता है? यहां पे जब डीएनए हिस्टोन ऑक्टामर के साथ जुड़ने लगता है, जब उससे बाइंड करने लगता है, तो वो क्या करता है? वो लेफ्ट हैंडेड सुपर हेलिक्स के फॉर्म में बाइंड अराउंड होता है। डीएनए डीएनए बाइंड्स टू हिस्टोन ऑक्टामर, हिस्टोन ऑक्टामर, ऑक्टामर इन अ इन ए इन ए लेफ्ट हैंडेड, इसको याद रखिएगा, लेफ्ट हैंडेड सुपर हेलिक्स, सुपर हेलिक्स and introduce a negative supercoiling। ये याद रखिएगा, नेगेटिव सुपर क्वाइलिंग। सुपर क्वाइलिंग के बारे में आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे, डीएनए सुपर क्वाइलिंग क्या होती है, टोपो आइसोमरेजेज क्या काम करते हैं, इसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। लेकिन अभी आप याद रखिएगा कि जब डीएनए हिस्टोन के साथ में इंटरेक्ट करता है तो एक लेफ्ट हैंडेड सुपर हेलिक्स के फॉर्म में इंटरेक्ट करता है और नेगेटिव सुपर क्वाइलिंग प्रोड्यूस करता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्रोमोसोम्स का ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो गया। कैसे शुरू हुआ? फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो गया, न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन शुरू हो गया। ठीक है, न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन मैंने आपको बताया कि हिस्टोन प्रोटीन्स आएंगी और वो डीएनए के साथ में जुड़ेंगी और न्यूक्लियोसोम बनाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे कहानी आती है कि डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का जो इंटरेक्शन है, इसको असिस्ट करने के लिए वहां पे कुछ प्रोटीन्स होती हैं, जिसको कहा जाता है न्यूक्लियोसोम असेंबली प्रोटीन्स, जिनको कहा जाता है न्यूक्लियोसोम असेंबली प्रोटीन, असेंबली प्रोटीन्स। ठीक, या इन्हीं को कहा जाता है हिस्टोन चैपेरॉन्स, हिस्टोन चैपेरॉन्स। हिस्टोन चैपेरॉन्स करते क्या है? हिस्टोन प्रोटीन जहां पे सिंथेसाइज होती है, हिस्टोन प्रोटीन कहां सिंथेसाइज होंगी? साइटोसोल में। ठीक है, अब साइटोसोल से हिस्टोन को डीएनए तक लेकर के आने का काम कौन करेगा? हिस्टोन चैपेरॉन्स करेंगे। अब ये हिस्टोन चैपेरॉन्स क्या करेंगे? उनकी साइट ऑफ सिंथेसिस से साइट ऑफ बाइंडिंग तक लेकर के आएंगे और डीएनए के साथ में इनके इंटरेक्शन को फैसिलिटेट करेंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से क्या होता है, जो हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं वो डीएनए तक पहुंचती हैं और उनके साथ में बाइंड करती हैं, और ये काम कौन करता है? न्यूक्लियोसोम असेंबली प्रोटीन्स करती हैं या हिस्टोन चैपेरॉन्स करते हैं। ठीक है, और जो इनकी सबसे खास बात होती है, हिस्टोन चैपेरॉन्स की जो सबसे खास बात होती है वो ये होती है, दे आर निगेटिवली चार्ज प्रोटीन, निगेटिवली चार्ज होते हैं ये। अब निगेटिवली चार्ज होने की वजह से क्या होगा? पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन के साथ में आसानी के साथ इंटरेक्ट कर जाएंगे और इनको इनकी डेस्टिनी तक लेकर के जाएंगे। ठीक है, तो ये तो बात रही न्यूक्लियोसोम के फॉर्मेशन की, हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए का कैसे इंटरेक्शन होता है, और फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो क्रोमोसोम का होता है वो कैसे शुरू होता है, इसके बारे में हम लोगों ने आज बात की। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से सेकंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, और उसी लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से सेकंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से थर्ड लेवल का ऑर्गेनाइजेशन और यूकैरियोटिक क्रोमोसोम बन जाता है। इन सारी चीजों के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।